देवघर में डिजिटल जनगणना की तैयारी, डीसी ने दिया सटीक आंकड़ों का मंत्र, एंड्रॉइड फोन से होगी एंट्री। देवघर जिला मुख्यालय में बुधवार को भारत की जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने की। ये विशेष प्रशिक्षण 1 अप्रैल से 3 अप्रैल 2026 तक चलेगा, जिसमें पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना से जुड़ी तकनीकी जानकारियां दी जा रही हैं। डीसी ने संबोधित करते हुए कहा कि जनगणना देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सांख्यिकीय प्रक्रिया है, जिसके आधार पर भविष्य की विकास योजनाओं का निर्माण होता है। उन्होंने बताया कि इस बार देश में पहली बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल मोड में की जाएगी। प्रगणक घर घर जाकर एंड्रॉइड मोबाइल ऐप के जरिए डेटा एकत्र करेंगे, जिससे आंकड़ों में पारदर्शिता बढ़ेगी और त्रुटियों की संभावना कम होगी। लेबर कोड के खिलाफ पतरातू में हजारों मजदूरों की हड़ताल, एटक ने दिया समर्थन। केंद्र सरकार द्वारा 44 श्रम कानूनों को बदलकर लागू किए गए 4 लेबर कोड के विरोध में झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू में बुधवार को हजारों मजदूरों ने व्यापक हड़ताल कर दी। पीवीयूएनएल के निर्माणाधीन पावर प्लांट में काम पूरी तरह ठप हो गया। मजदूरों ने इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हड़ताल के दौरान मजदूरों ने केंद्र सरकार और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि नए लेबर कोड मजदूरों के हितों के खिलाफ है और इससे उनके अधिकार कमजोर होंगे। मजदूरों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को बुलंद किया और बदलाव की मांग रखी। हड़ताल की सूचना मिलते ही पतरातू पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस की निगरानी में पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहा। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सतर्कता बरती और मजदूरों से संयम बनाए रखने की अपील की। इस हड़ताल को एनटीपीसी मजदूर यूनियन एटक पतरातू का पूर्ण समर्थन मिला। यूनियन नेता मनोज कुमार महतो ने कहा कि संगठन हमेशा मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष करता रहा है और आगे भी उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मजदूरों की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मजदूरों ने भेल द्वारा संचालित कंपनियों पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि उनसे 12 घंटे तक काम लिया जाता है, लेकिन बदले में केवल 15 से 16 हजार रुपए का वेतन दिया जाता है। इसके अलावा कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध नहीं कराए जाते, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है। मजदूरों ने एजेंसियों और ठेकेदारों पर दुर्व्यवहार करने और वेतन भुगतान में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि बार-बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती, जिसके कारण उन्हें हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ता है। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पाकुड़ जिले के सभी चेकपोस्टों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला और पुलिस प्रशासन ने सभी चेकपोस्टों पर दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी और जवानों को तैनात किया है। इन चेकपोस्टों पर पश्चिम बंगाल की ओर से बंगाल पुलिस और बीएसएफ के जवान हर वाहन की जांच कर रहे हैं। बुधवार को मुर्शिदाबाद जिले से सटे चांदपुर चेक पोस्ट पर बीएसएफ और स्थानीय पश्चिम बंगाल पुलिस वाहनों की सघन जांच करती देखी गई। वहीं राज्य की सीमा पर पाकुड़ जिला मुख्यालय थाना की पुलिस आने जाने वाले वाहनों पर नजर रख रही है और चेक पोस्ट पर रखे रजिस्टर में नंबर अंकित कर रही है। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। मुर्शिदाबाद जिले में 23 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि बीरभूम जिले में 29 अप्रैल को मतदान निर्धारित है। पाकुड़ जिले से पश्चिम बंगाल के 2 जिले मुर्शिदाबाद और बीरभूम की सीमा सटी रही है। पाकुड़ प्रखंड के कुछ पंचायत तो बिल्कुल ही पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं। इन सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में भी बंगाल पुलिस पूरी तरह सक्रिय है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला की अंतर्राज्यीय सीमा पर सुरक्षा के कड़े इंतजामों के कारण लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। अक्सर लोग इलाज या व्यापार के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल आते जाते रहते हैं, जिससे उन्हें अब अधिक समय लग रहा है। सीसीएल में मगध आम्रपाली का दबदबा, 36 मिलियन टन हुआ कोयले का उत्पादन, लगभग 3000 करोड़ का मुनाफा। कोल इंडिया की सबसे कमाऊ परियोजना मगध और आम्रपाली ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में शानदार प्रदर्शन किया। इन दोनों परियोजनाओं ने मिलकर लगभग 36 मिलियन टन कोयला उत्पादन कर कंपनी को लगभग 3000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। सीसीएल के सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह के मार्गदर्शन में ये उपलब्धि संभव हुई है। आम्रपाली में खनन का टेंडर का मामला कोर्ट में चले जाने से आम्रपाली लक्ष्य से 8 मिलियन टन पीछे रही थी, नहीं तो मुनाफा का ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता था। इसके बावजूद आम्रपाली जीएम के कुशल प्रबंधन ने इस बार 1300 करोड़ का मुनाफा कमाया है। आम्रपाली में जीएम संजीव कुमार, पीओ मौ अक्रम, मैनेजर एसके सिन्हा के नेतृत्व में वित्तीय साल 25-26 में 16.50 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया गया था। इसके विपरीत 15 मिलियन टन कोयला डिस्पैच किया गया। बताया गया है कि आम्रपाली व चंद्रगुप्त परियोजना में पिछले 365 दिनों 31 एमटी कोयला उत्पादन का लक्ष्य था। इसमें आम्रपाली को 28 एमटी और चंद्रगुप्त को 3 एमटी उत्पादन करना था, लेकिन आम्रपाली ठेका विवाद में 4 माह तक फंसा रहा, जिससे उत्पादन लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया और 16.50 एमटी ही उत्पादन हो पाया। पिछले साल आम्रपाली ने 24 एमटी कोयला उत्पादन कर 2200 करोड़ का मुनाफा कमाया था। ऐसे में इस बार ये मुनाफा लगभग 1300 करोड़ में सिमट गया। मगध ने वित्तीय साल 25-26 में लगभग 20 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया है। बीते वित्तीय वर्ष के 18.84 मिलियन टन कोयला डिस्पैच कर लगभग 1700 करोड़ का मुनाफा कमाया है। जीएम चितरंजन कुमार, पीओ एस सत्यनारायणा, मैनेजर राकेश कुमार व मगध में उत्खनन कंपनी वीपीआर के आपसी तालमेल से ये सब संभव हुआ है। मगध में लगभग 21 एमटी क्यूबिक मीटर ओबी उत्पादन किया। पिछले आंकड़ों को देखें तो 24-25 में भी मगध
20 MT कोयला उत्पादन किया था। वर्तमान में मगध में 12 लाख टन कोयले की स्टॉक है। CCL की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना मगध आम्रपाली चंद्रगुप्त से चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 से 53 मिलियन टन कोयले का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें आम्रपाली कोल परियोजना से 24.5 मिलियन टन, मगध से 24 मिलियन टन व चंद्रगुप्त से 4.5 मिलियन टन उत्पादन लक्ष्य रखा गया है। साथ ही ये भी बताया गया कि सब कुछ ठीक रहा तो लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जाएगा। झारखंड के हर पंचायत को मिली 52 लाख से ज्यादा की राशि, बांटे गए 2254 करोड़ रुपए। विकसित गांव और समृद्ध झारखंड का सपना अब साकार होने जा रहा है। झारखंड की 4345 पंचायतों पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में छप्पर फाड़ पैसे की बारिश हुई है। राशि के अभाव में पिछड़ रहे गांव अब विकास की रफ्तार भरने को तैयार है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक झारखंड को 15वें वित्त आयोग के तहत करीब 2254 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। इस राशि को राज्य के पंचायतों को मिलने वाली राशि के नजरिए से आंकें तो हर एक पंचायत के हिस्से में पिछले एक साल में करीब 51,80,000 रुपए आएंगे। 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड के हिस्से में मिलने वाली राशि पर गौर करें तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में 624.50 करोड़, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1271 करोड़, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1300 करोड़, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 653.50 करोड़, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में ये राशि सर्वाधिक 2254 करोड़ रुपए राज्य की पंचायतों को मिले हैं। ये राशि राज्य गठन के बाद से अब तक मिलने वाली सर्वाधिक राशि है। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि राज्य वित्त आयोग से पहली बार पंचायतों को अनुदान राशि दी गई है। 15वें वित्त आयोग से झारखंड का हिस्सा लेने में लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ा। राज्य की ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह के प्रयास और केंद्र सरकार के साथ लगातार पत्राचार, केंद्रीय सचिव और केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक के बाद ये संभव हो पाया है। देवघर में 3 मई से शुरू होगा स्वर्गीय वर्धन खवाड़े टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। 12 अप्रैल को ऑक्शन। झारखंड के देवघर में टेनिस बॉल क्रिकेट के प्रति उत्साह को नई ऊंचाई मिलने जा रही है। आगामी 3 से 12 मई तक स्वर्गीय वर्धन खवाड़े ट्रॉफी का भव्य आयोजन KKN स्टेडियम में किया जाएगा। ये टूर्नामेंट टेनिस बॉल क्रिकेट प्रेमियों के लिए विशेष महत्व रखता है और इसमें प्रतिभा और प्रतिस्पर्धा का बेहतरीन संगम देखने को मिलेगा। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में कुल 10 टीमें भाग लेंगी और करीब 170 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आयोजन समिति ने सभी टीमों और खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए खेल मानकों का विशेष ध्यान रखा है। खिलाड़ियों की तैयारी और रणनीति इस टूर्नामेंट को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाएगी। टूर्नामेंट के विजेता को 1,10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी और उप विजेता टीम को 55,000 रुपए का इनाम मिलेगा। इसके अलावा व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए भी पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं। मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बल्लेबाज, बेस्ट गेंदबाज, बेस्ट फील्डर और बेस्ट विकेट कीपर को आकर्षक पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। टूर्नामेंट से पहले 12 अप्रैल को खिलाड़ियों का ऑक्शन आयोजित किया जाएगा। इसके माध्यम से सभी टीमों का गठन किया जाएगा। ये प्रक्रिया खिलाड़ियों और टीमों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करेगी और प्रतियोगिता को और रोमांचक बनाएगी। ये टूर्नामेंट पहले सुनील खवाड़े ट्रॉफी के नाम से आयोजित होता था, लेकिन इस बार इसे स्वर्गीय वर्धन खवाड़े की स्मृति में नया नाम दिया गया है। आयोजन समिति का उद्देश्य इस प्रतियोगिता को राज्य स्तर से आगे बढ़ाकर राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। इस टूर्नामेंट के सफल संचालन के लिए गठित समिति ने विशेष भूमिका निभाई है। चेयरमैन डॉक्टर सुनील खवाड़े होंगे और अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, CEO संजय मालवीय, सचिव आशीष झा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ऋषिराज सिंह, उपाध्यक्ष नवीन शर्मा, कार्यकारी सचिव नीरज झा और कोषाध्यक्ष पंकज वाजपेयी होंगे। समिति ने टूर्नामेंट को सफल और आकर्षक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। धनबाद में धमाके के साथ धंसा घर, 3 जमींदोज। देर रात 4 घंटे बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। घर समेत मवेशी भी जमीन में समाये। धनबाद के सोनारडीही ओपी क्षेत्र अंतर्गत बहियारडीही पंचायत के टंडाबाड़ी में मंगलवार को जोरदार धमाके के साथ एक घर अचानक जमीन में धंस गया। इस भयावह हादसे में मोनू उरांव 60, उनकी 17 वर्षीय बेटी गीता कुमारी और पड़ोसी परशुराम उरांव की पत्नी सरिता देवी 45 जमीन के भीतर समा गए। घटना इतनी अचानक हुई कि घर में मौजूद सामान और मवेशी भी धंसान की चपेट में आ गए। आसपास का एक अन्य घर भी प्रभावित हुआ। हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया और लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। इधर बुधवार को घटना से आक्रोशित लोगों ने BCCL एरिया 3 के GM को घेर लिया और उन पर पथराव कर दिया। मौके से किसी तरह GM और टीम बाल बाल बच गए। पथराव में कई अधिकारियों की गाड़ियों के शीशे टूट गए। अफरा तफरी के बीच सड़क जाम, 4 घंटे बाद खुला मार्ग। वहीं मंगलवार की रात आक्रोशित लोगों ने राजगंज चास मुख्य सड़क को जाम कर दिया था, जिससे दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई। छोटे वाहन किसी तरह निकलते रहे, लेकिन भारी वाहन देर रात तक जाम में फंसे रहे। सूचना मिलने पर विधायक शत्रुघ्न महतो, मुखिया गिरजा देवी सहित कई जनप्रतिनिधि घटनास्थल पहुंचे। सोनारडीही ओपी पुलिस और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया। पुलिस के हस्तक्षेप से करीब 4 घंटे बाद रात 10 बजे जाम हटाया गया और आवागमन सामान्य हो सका। झारखंड हाईकोर्ट में संवैधानिक पदों की नियुक्ति पर सुनवाई। सूचना आयुक्त और लोकायुक्त का पद खाली। झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को राज्य सूचना आयुक्तों, लोकायुक्त और अन्य संवैधानिक संस्थाओं में नियुक्ति के मामले में अवमानना और जनहित याचिकाओं की सुनवाई एक साथ हुई।
चीफ जस्टिस MS सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस मामले में विस्तृत चर्चा की। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि 25 मार्च 2026 को नियुक्ति संबंधी समिति की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में संवैधानिक पदों के लिए अनुशंसाएं तैयार की गई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री राज्य से बाहर होने के कारण फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। महाधिवक्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया कि सरकार को कुछ समय की मोहलत दी जाए ताकि सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर नियुक्तियां की जा सके। खंडपीठ ने महाधिवक्ता के जवाब को ध्यान में रखते हुए अगली सुनवाई 13 अप्रैल 2026 के लिए निर्धारित की है। इस दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार लोकायुक्त सहित अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति कर सकती है। महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि नियुक्ति समिति की अनुशंसाएं तैयार हो चुकी हैं और सरकार इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करना चाहती है। इससे संबंधित जनहित याचिकाओं में भी कोर्ट ने महाधिवक्ता के जवाब को स्वीकार किया और सरकार को आवश्यक समय देने का संकेत दिया। धनबाद में गड़बड़ झाला, रैयतों की जमीन बनी सरकारी, 15,000 परिवारों पर छाया संकट। झारखंड की कोयला नगरी धनबाद के बैलगड़िया पुनर्वास परियोजना में जमीन से जुड़ा एक बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है। इससे हजारों विस्थापित परिवारों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। BCCL द्वारा रैयतों से अधिग्रहित की गई करीब 378.39 एकड़ जमीन का बड़ा हिस्सा हालिया सर्वे में गैर आबाद यानी सरकारी पाया गया है। इस विसंगति के कारण जमीन का म्यूटेशन अटक गया है। अब पूरे अधिग्रहण की वैधता पर ही सवाल उठने लगे हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और आगे इस जमीन का क्या होगा। अगर कागज पर जमीन ही सरकारी हो गई तो बैलगड़िया में बसे लोग किस आधार पर मालिक बनेंगे। बैलगड़िया में झरिया के अग्नि प्रभावित और अति खतरनाक क्षेत्रों से विस्थापित परिवारों को बसाने के लिए BCCL ने बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहित की थी। ये अधिग्रहण पुराने सर्वे रिकॉर्ड के आधार पर हुआ था, लेकिन हालिया सर्वे में बड़ा हिस्सा गैर आबाद दर्ज कर दिया गया। इसका खुलासा खाता संख्या की जांच के दौरान हुआ। इससे जमीन का नेचर बदल गया और म्यूटेशन की प्रक्रिया उलझ गई। अब तक केवल 47.32 एकड़ जमीन का ही म्यूटेशन बलियापुर अंचल कार्यालय द्वारा किया जा सका है, यानी अब तक मात्र 12.50% जमीन का म्यूटेशन हुआ है। मामले का खुलासा तब हुआ जब कोयला मंत्रालय ने 24 मार्च 2026 को धनबाद उपायुक्त को पत्र भेजकर बैलगड़िया की 378 एकड़ जमीन का म्यूटेशन जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि झरिया पुनर्वास योजना के तहत विस्थापितों को घर और जमीन देने के लिए म्यूटेशन अनिवार्य है। BCCL द्वारा सर्किल ऑफिस में आवेदन देने के बावजूद सर्वे गड़बड़ी के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। अधिग्रहण के बाद नए सर्वे में BCCL द्वारा दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे कई जमीनें गैर आबाद दर्ज हो गईं। इन्हें सरकारी जमीन मानकर NGDRS की प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया। प्रतिबंधित सूची में आने से रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन पूरी तरह रुक गया। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ऐसे मामलों के समाधान को लेकर अब तक सरकार की ओर से कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं हुआ है। नालंदा भगदड़ के बाद बाबा वैद्यनाथ मंदिर में हाई अलर्ट। SP ने देर रात 2 घंटे तक किया निरीक्षण। बिहार के नालंदा स्थित शीतला माता मंदिर में हुई भगदड़ में 9 श्रद्धालुओं की मौत के बाद झारखंड के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। स्पेशल ब्रांच के अलर्ट पर SP सौरभ ने 31 मार्च मंगलवार रात करीब 7:45 बजे पुलिस पदाधिकारियों के साथ मंदिर परिसर का व्यापक सुरक्षा ऑडिट किया, जो करीब 2 घंटे तक चला। इस दौरान गर्भगृह, VIP गेट, सिंह द्वार, पूर्वी और पश्चिमी द्वार समेत सभी प्रवेश निकास बिंदुओं, क्यू कॉम्प्लेक्स और सुविधा केंद्र का बारीकी से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद मंदिर थाना प्रभारी को रात्रि में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। SP ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही है और प्रशासन, सरदार पंडा, पुरोहित समाज, धर्मरक्षणी सभा व स्थानीय लोगों के साथ समन्वय बनाकर व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन मिल सके। मंदिर की सुरक्षा में अलग से IRB कंपनी को भी लगाया गया है और सुरक्षा को और मजबूत करने पर काम चल रहा है। दान पेटी से पाकिस्तानी करेंसी मिलने के सवाल पर SP ने कहा कि विदेश में रहने वाले श्रद्धालु दान स्वरूप ऐसी करेंसी डाल सकते हैं या फिर किसी द्वारा उच्छृंखलता में भी ऐसा किया जा सकता है। फिलहाल रात्रि सुरक्षा को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार भविष्य में श्रद्धालुओं के प्रवेश को क्यू कॉम्प्लेक्स से नियंत्रित करने की योजना पर काम हो रहा है। बड़े बैग व ट्रॉली के साथ सीधे मंदिर में प्रवेश रोकने के लिए क्लॉक रूम की व्यवस्था और बैग स्कैनर लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। मौके पर मुख्यालय DSP वेंकटेश कुमार, CCR DSP लक्ष्मण प्रसाद, मंदिर थाना प्रभारी रवि ठाकुर, सार्जेंट मेजर रोशन मरांडी समेत अन्य पदाधिकारी, मंदिर कर्मी व पुरोहित मौजूद थे। हावड़ा नई दिल्ली के बीच विशेष ग्रीष्मकालीन ट्रेन। रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए लिया फैसला। 17 अप्रैल से होगा संचालन। भारतीय रेलवे ने गर्मी के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए हावड़ा और नई दिल्ली के बीच विशेष ग्रीष्मकालीन ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये निर्णय हजारों यात्रियों को यात्रा में सुविधा प्रदान करेगा। रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 04052 नई दिल्ली हावड़ा विशेष ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को 17 अप्रैल 2026 से 10 जुलाई 2026 तक संचालित होगी। ये ट्रेन नई दिल्ली से शाम 18:15 पर प्रस्थान करेगी और अगले दिन रात 23:40 पर हावड़ा पहुंचेगी। वापसी दिशा में गाड़ी संख्या 04051 हावड़ा नई दिल्ली विशेष ट्रेन प्रत्येक रविवार को 19 अप्रैल 2026 से 12 जुलाई 2026 तक चलेगी। ये ट्रेन हावड़ा से तड़के 1:40 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 8:20 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। ये विशेष ट्रेन आसनसोल मंडल के दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर और जसीडीह जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव देगी। इन स्टेशनों के यात्रियों को भी इस सेवा का लाभ मिलेगा।
रेलवे ने बताया कि इस विशेष ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी, शयनयान श्रेणी और वातानुकूलित श्रेणी के कोच उपलब्ध होंगे। ये ट्रेन गर्मी की छुट्टियों और बढ़ती यात्रा मांग को देखते हुए यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प प्रदान करेगी। हत्या की सुपारी लेने वाले का अपहरण का प्रयास। पलामू में 8 अपराधी गिरफ्तार, पूर्व खलीफा भी जेल में बंद। पलामू पुलिस ने शहर थाना क्षेत्र के भट्टी मोहल्ला में सोमवार रात एक अपहरण के प्रयास और सुपारी किलिंग की साजिश का खुलासा किया है। इस मामले में 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक देशी पिस्टल, एक देशी कट्टा और 15 गोलियां बरामद हुई हैं। गिरफ्तार सभी आरोपी शहर के विभिन्न मोहल्लों के निवासी हैं और उनका आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस के अनुसार आनंद कुमार रवि के अपहरण का प्रयास किया गया था। विरोध करने पर अपराधियों ने उसकी पिटाई की। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि मुहर्रम इंतजामिया कमेटी के पूर्व खलीफा शहरयार अली ने कसाई मोहल्ला निवासी सद्दाम कुरैशी की हत्या के लिए आनंद को 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। हालांकि सद्दाम को हत्या की साजिश की भनक लग गई। इसके बाद सद्दाम अपने साथियों के साथ आनंद के पास पहुंचा और उसे जबरन ले जाने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर भीड़ जुट जाने के कारण आनंद बच गया। इस घटना के बाद पुलिस ने 16 माह पहले सद्दाम कुरैशी पर फायरिंग कराने के आरोपी मुहर्रम इंतजामिया कमेटी के पूर्व खलीफा शहरयार अली को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी रेशमा रमेशन ने बुधवार को बताया कि पहाड़ी मोहल्ला में जमीन विवाद इस पूरे मामले की जड़ है। उन्होंने ये भी बताया कि एक प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा हत्या की साजिश रची गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। मंगलवार रात करीब 10:45 बजे बिस्फुटा चौक रेलवे अंडरपास के पास घेराबंदी कर सभी आरोपियों को एक काले रंग की स्कॉर्पियो से भागते समय गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में सद्दाम कुरैशी, वसीम अहमद उर्फ बंटी कालिया, छोटू चंद्रवंशी, रोशन चंद्रवंशी, किशु गुप्ता, रितेश चंद्रवंशी उर्फ मामा, वसीम अकरम और सूरज चंद्रवंशी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार इन सभी के खिलाफ हत्या और रंगदारी के मामले दर्ज हैं। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि पिछले साल चैनपुर में सुपारी किलन हसन अली की हत्या का मामला भी इसी तरह की साजिश से जुड़ा हुआ था। देवघर के छात्रों का हैरत अंगेज कारनामा, अपहरण से लेकर ज्वेलरी पर करते हैं हाथ साफ। झारखंड की बाबा नगरी देवघर से एक बेहद हैरत अंगेज मामला सामने आया है। 3 से 4 छात्रों के एक समूह ने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जिसने पुलिस और स्थानीय लोगों को भी चौंका दिया। ये सभी अपहरण, जेवर चोरी और ज्वेलरी दुकान में धमकी जैसे गंभीर मामले एक ही कांड से जुड़े पाए गए हैं। मंगलवार देर शाम नगर थाना पुलिस को 3 अलग अलग सूचनाएं मिली। पहली सूचना एक छात्र के अपहरण से जुड़ी थी। इस सूचना के बाद पुलिस को तुरंत सक्रिय हो गई। इसके बाद दूसरी सूचना मिली कि एक छात्र अपने दोस्तों के साथ मिलकर घर से जेवर और नकदी चोरी कर रहा है। तीसरी सूचना हदहदिया पुल इलाके के एक आभूषण दुकान से जुड़ी थी, जहां कुछ लड़कों द्वारा दुकानदार को धमकाने की बात सामने आई। शुरुआती तौर पर ये तीनों घटनाएं अलग अलग लग रही थी, लेकिन जांच में ये एक ही समूह का कारनामा निकला। पुलिस जांच में ये सामने आया कि छात्रों का ये समूह मिलकर पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे रहा था। एक ओर जहां घर से जेवरात और पैसे चोरी किए जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर उन्हीं सामानों को बाजार में बेचने की कोशिश की जा रही थी। बताया जा रहा है कि चोरी के पैसों को आपस में खर्च किया जा रहा था। इस दौरान ज्वेलरी दुकान में जाकर दबाव और धमकी देने की भी कोशिश की गई ताकि सामान को आसानी से बेचा जा सके। एक अभिभावक ने पुलिस को बताया कि पिछले करीब 7 महीनों से उनके घर से धीरे धीरे बड़ी मात्रा में जेवर और नकदी गायब हो रही थी। अनुमान के मुताबिक लगभग 10 लाख रुपए और करीब 180 ग्राम सोने के जेवर चोरी हो चुके हैं। ये खुलासा होने के बाद परिवार भी हैरान है कि इस पूरे मामले में बच्चे इस तरह शामिल हो सकते हैं। फिलहाल परिजन मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश में है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 3 से 4 छात्रों और संबंधित आभूषण दुकानदार को नगर थाना बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस अधिकारी अभी इस मामले पर खुलकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। नगर थाना परिसर में सभी पक्षों के करीब 20 लोग जुटे हुए हैं और मामले को सुलझाने के प्रयास जारी हैं। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी चिंता बच्चों के भविष्य को लेकर सामने आई है। एक अभिभावक ने साफ कहा कि वे किसी भी बच्चे का भविष्य खराब नहीं करना चाहते, इसलिए चाहते हैं कि मामला थाना स्तर पर ही सुलझ जाए। ये घटना समाज के लिए भी एक चेतावनी है कि बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखना कितना जरूरी है। साथ ही ये सवाल भी उठता है कि आखिर किन परिस्थितियों में छात्र इस तरह के अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। एलपीजी किल्लत, छात्र पढ़ाई छोड़ गांव लौटने को मजबूर, घर पर खाना बनाना मुश्किल, किराए पर रहने वाले विद्यार्थी सबसे ज्यादा प्रभावित। झारखंड के कोडरमा जिले में एलपीजी की किल्लत का असर अब छात्रों पर भी पड़ रहा है। गैस की कमी के कारण लॉज में रहकर पढ़ाई करने वाले कई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर घर लौटने को मजबूर हो रहे हैं। ये समस्या पिछले 1 महीने से बनी हुई है। रसोई गैस सिलेंडर के ना मिलने से ऐसे छात्र घर पर खाना नहीं बना पा रहे हैं और बाहर ढाबा होटल में खाना महंगा हो गया है। ऐसी स्थिति में छात्र गांव जाने को विवश हो रहे हैं। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के कारण भारत के विभिन्न राज्यों में एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। झारखंड भी इससे अछूता नहीं है, जहां के कई जिलों में गैस की कमी साफ दिखाई दे रही है। कोडरमा में जहां पहले इस किल्लत का सामना घरेलू उपभोक्ताओं को करना पड़ रहा था, वहीं अब इसका सीधा असर दूसरे जिले से यहां आए छात्र छात्राओं पर दिख रहा है। ऐसे छात्र गैस रिफिल करा खाना बनाते थे, पर अब गैस कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को भी रसोई गैस मिलना मुश्किल हो गया है। लोग सुबह से ही गैस एजेंसियों और गोदामों के बाहर लंबी कतारें लगा रहे हैं, लेकिन अधिकांश को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया शहर में विभिन्न लॉज में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र विशेष रूप से प्रभावित हैं। ये छात्र अपना खाना खुद बनाते हैं और कोचिंग संस्थानों में पढ़ने जाते हैं, लेकिन गैस न मिलने से उनकी दिनचर्या बाधित हो गई है।
कोचिंग के छात्र दीपक यादव ने बताया कि पिछले 1 महीने से गैस की किल्लत के कारण उन्हें काफी परेशानी हो रही है। उनके साथ लॉज में 10 साथी रहते थे, लेकिन गैस की कमी के चलते उनके 9 साथी पिछले 15-20 दिनों में अपने गांव लौट गए हैं। दीपक के पास अब केवल 1 से 2 दिन का गैस बचा है। उन्होंने बताया कि गैस खत्म होने के बाद उन्हें भी अपनी पढ़ाई छोड़कर घर लौटना पड़ेगा। इधर जयनगर प्रखंड के हीरोडीह के रहने वाले आनंद यादव ने बताया कि वो पिछले 6 महीने से झुमरी तिलैया के लॉज में रहकर जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं।